ठीक है। हाँ भैया, आज का हमारा टॉपिक है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है आप समझिए थोड़ा सा। व्हाट इज एरिया वेक्टर? देखिए एरिया को हम क्या मान के चलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। क्या मानते हैं? स्केलर। लेकिन हम अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं कहीं एरिया को क्या मान सकते हैं, वेक्टर भी मान सकते हैं। तो छोटा सा टॉपिक है एरिया वेक्टर, ये आगे काम आएगा। मैं इसको आपको समझा देता हूँ। मान लो ये कोई बॉडी है, ओके, इस और इसका ये कोई छोटा सा हिस्सा हमने मान लिया, इसको क्या बोलेंगे हम, स्मॉल एरिया। और इसका मुंह किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, दैट इज एरिया वेक्टर। ये डीएस इज एरिया, ये हो गया एरिया वेक्टर। और एन जो है वो यूनिट वेक्टर है, जो कि इस एरिया की क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ओके ठीक है। तो अब ये देना बेटा कड़ा भाई, देखिए जैसे कि ये कड़ा है, ठीक है, ये जो चूड़ी है, कड़ा है, जो भी है, अगर मैं इसको एरिया वेक्टर इसका बताऊं तो कैसे हुआ, ये इसका जो एरिया है क्लोज एरिया माना जाएगा। कैसा माना जाएगा? क्लोज एरिया। और इसका मुंह उधर की तरफ है, तो जैसे ये एरो का काम करेगा, ये देखिए। तो ये जो इसका एरिया है, इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ है, बाहर की तरफ, इधर की तरफ है। तो मींस इस एरिया की डायरेक्शन है और वो किधर की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो ये क्या है, एरिया वेक्टर है। क्यों है वेक्टर बन गया? क्योंकि इसके पास वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, कुछ ना कुछ तो होगा इसका एरिया, लेकिन इसकी डायरेक्शन भी है। तो अभी हमने इसको क्या मान लिया, एरिया वेक्टर। तो आप सिंपली समझ गए होंगे एरिया वेक्टर क्या है। एरिया वेक्टर किसी क्लोज एरिया का अगर हम आउटवर्ड डायरेक्शन दे दें तो वो एरिया क्या बन जाएगा, एरिया वेक्टर बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, इसी को हम आगे समझते हैं और अपना टॉपिक पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंपल भी है, अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कौन सा टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? देखिए सिंपली मैं आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करूं तो डेफिनेशन है इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ क्लोज एरिया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस थ्रू अ क्लोज एरिया। एक क्लोज एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है उतना ही वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब कैसे देखेगा, मान लो भैया ये मैंने कोई क्लोज एरिया बनाया, ओके, तो और या फिर मैं दूसरी तरीके से इसे ड्रॉ कर देता हूं, ये है, ठीक है बेटा, ये इसका सेंटर है। तो इसका एरिया का मुंह मैंने ये बता दिया, इसका डायरेक्शन इधर है ds, और ये एन कैप एक यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बता रहा है, उधर की तरफ है ना, बाहर की तरफ मान लो यार, जैसे वही जो कड़ा लिया था हमने उसका बाहर की तरफ। ओके, और इसमें से मान लो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या हो रही है, पास हो रही है। These are electric field lines, ये इसमें से पास हो रही हैं। मैं इसके यहां से इस जगह से एक लाइन खींच देता हूं, ओके बेटा, these are electric field lines। तो आप एक चीज देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिस एंड दिस इज एरिया, एरिया वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ओके, तो अब अगर हम इसे देखें तो इसमें से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं एक क्लोज एरिया से। तो बेटा ये एंगल बन रहा है थीटा, तो इसका हम फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे फ्लक्स का? अगर मैं इसको यहां सिंपली इस तरीके से लिखूं तो इसे लिखूंगा ds cos थीटा, सॉरी sin थीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल नहीं बनता उसको क्या लेते हैं, sin, और इसके साथ एंगल बन रहा है तो ds cos थीटा। ये तोड़ दिया मैंने इसके कंपोनेंट्स में, sin और cos में। तो हमारा सिंपल फॉर्मूला क्या है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज सरफेस, और सरफेस कौन सी काम में आएगा, एरिया, क्लोज सरफेस एरिया कौन सा आएगा, ds cos थीटा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज एरिया। ओके, तो ये आपका बन गया ई डी एस कॉस थीटा। ओके भैया, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो, जब कॉस थीटा आता है तो ई वेक्टर डॉट डी एस। ओके, ये हो गया आपका। क्लियर है, समझ में आई बात? अच्छा, अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी और इसकी हेल्प से भी दोनों से एक चीज समझाता हूँ। मैंने ये लाइन खींच दी, इधर मैं लिखता हूँ फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ओके, और इधर भी मैं लिखता हूँ फाई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला तुम्हारा निकल के आया अभी वहां से बेटा। अगर थीटा बराबर में 0 डिग्री रख दूं, कितना रख दूं? 0, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0। फाई बराबर ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो फाई बराबर कितना आ गया? ई डी एस। अब मैं थीटा बराबर कितना रख दूं? 90 डिग्री। थीटा अगर 90 डिग्री है तो फाई बराबर क्या होगा? ई डी एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी? 0, तो फाई बराबर 0। ये दो चीजें, यानी अगर हमारा एंगल यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर जो है ये डीएस, अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, पैरेलल हो, यानी थीटा बराबर कितना हो? 0, तो वैल्यू मैक्सिमम आएगी। और अगर थीटा इन दोनों के बीच में कितना बन गया? 90, तो वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब देखना, मैं इससे प्रूफ इसको कराता हूं, ठीक है? एक पेन दीजिए। वेरी गुड। अब देखिए, ये अगर ये एरिया है और ये पेन मैंने इसमें ऐसे एडजस्ट कर दिया। ओके, क्लियर? ये पेन मैंने इसमें लगा दिया, तो ये पेन क्या दे रहा है? इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। अब क्या होता है? ये मार्कर है, ये मार्कर, ये इसका एक फ्रंट है और ये पीछे से रियर में है। अब क्या होता है? मैंने इस मार्कर को मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या मान लिया बेटा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आती हैं तो सारी निकल जाएंगी इसमें से, 2 आए, 4 आए, 6 आए, ऐसे आएंगी। तो एंगल कितना है इन दोनों के बीच में? अगर ऐसे निकलती है तो देखिए पैरेलल है तो 0 होगा। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्शन ऐसे कर देता हूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से भेजता हूं, तो बताओ इसमें से कैसे निकल जाएंगे? एंगल कितना बन गया? 90, यानी परपेंडिकुलर नहीं निकलेंगी ना। उसके लिए तो क्या होना चाहिए? इसी के साथ एंगल में होना चाहिए, यानी थीटा हमेशा क्या होना चाहिए? 0। तो अगर थीटा कितना होगा? 0 होगा, तो मैक्सिमम होगा फ्लक्स, और 90 होगा तो मिनिमम होगा। बाकी और अगर एंगल अलग अलग होती है तो उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे ये ऐसे है और मैंने थोड़ा सा एंगल बना दिया और ये फील्ड लाइन ऐसे है, तो ये कुछ एंगल बन गया, तो कम निकल हो सकता है, कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकले। समझ में आई बात? नहीं आई तो क्लियर है ये चीज? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या समझ में आया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको समझ में आया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ क्लोज एरिया या क्लोज सरफेस, वो आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की? सिंपल है, E इंटू ds। E यानी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? न्यूटन अपॉन कूलम, और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स। ये क्या बन गई? एसआई यूनिट इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या आप लोग समझ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस या क्लोज एरिया या पासिंग थ्रू अ सरफेस, जो भी आप मान लो, यानी ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ओके, नेक्स्ट, ये सारी चीजें आप नोट कर सकते हो वीडियो से, जितना हो जाए उसके बाद उसे पॉज कर दो वीडियो को और वहां से आप इसे नोट कर लीजिए, अपने आप के नोट्स भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं आगे जाऊं तो अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, पक्का बोर्ड में आता है, श्योर, गॉस थ्योरम। कुछ ना कुछ क्वेश्चन गॉस थ्योरम पे आने ही है, आते रहे, कई सालों से आ रहे हैं, कोई ना कोई जरूर आएगा गॉस थ्योरम पे या उसकी एप्लीकेशंस पे। क्लियर है भाई?
चलिए बेटा सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं हम गॉसेस थ्योरम या गॉसेस लॉ भी बोल देते हैं, गॉसेस लॉ लिख देता हूं। चलिए आप लॉ की कह रहे हो, इसे लॉ भी बोल देते हैं और इसे थ्योरम भी बोल देते हैं। गॉस लॉ क्या कहती है? वो गॉसेस लॉ, ये गॉसेस लॉ कहती है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फाई वो होगा, देखिए द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज passes through the surface। ठीक है, यानी फाई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन कहता है? ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है जो अभी मैंने इंग्लिश में आपको बताया। क्लियर हो गया? इसे हम और आगे भी लिख सकते हैं। डेफिनेशन अभी क्या पढ़ी हमने? गॉस उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन तो ये कहती है फाई इज इक्वल्स टू कितना? ई डी एस। ये तो कहती है ई वेक्टर डॉट डी एस। और क्लोज सरफेस है तो ये मैं ऐसे लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा? ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आ गई आपको? ये क्या है आपकी गॉस थ्योरम। अभी मैं आपको ये प्रूफ कराता हूं। गॉस थ्योरम q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है ये, या ये बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। क्लियर? अभी मैं आपको प्रूफ करा देता हूं। इसका न्यूमेरिकल क्या है? हाँ बेटा न्यूमेरिकल आता है इस पे, वो भी हम आपको कराएंगे। इसकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम आपको इस पे न्यूमेरिकल भी कराएंगे। पोटेंशियल एनर्जी पे भी न्यूमेरिकल आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे भी आता है, मैं करा चुका हूं आपको और भी हम कराएंगे आगे। ठीक है, तो अभी क्या स्टार्ट करना है हमें? प्रूफ। किसका प्रूफ कर रहे हैं हम? गॉस लॉ का। देखो सिंपली मान लो ये कोई चार्ज है +2 और सेंटर है उसका, ओके, तो भैया इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये होगी। ओके, हमें क्या करना है गॉस लॉ प्रूफ करने के लिए? एक इसके चारों ओर ऐसे गोल सरफेस बना देंगे। ये सरफेस हमने ड्रॉ कर दी। ओके, ये इसका सेंटर हो गया। मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर देता हूं। ये दैट इज सेंटर। यहां से मैंने ये ऐसे लाइन खींच दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज कितना है? +q और ये आपका। अब बेटा इसको आप ये जो गोला खींचा मैंने इसको एक स्फीयर मान लो, आप एक फुटबॉल मान लो। क्या मान लो? एक फुटबॉल। ये एक फुटबॉल है और आपने देखा होगा फुटबॉल पर ऊपर गोल गोल छोटे छोटे सर्कल होते हैं। मैंने उनमें से एक सर्कल को काट दिया है, यानी उस फुटबॉल में होल कर दिया, ये वाला हिस्सा। ये मैंने एक स्मॉल एरिया ले लिया है, क्लोज एरिया छोटा सा, जो आपको बताया ये बिल्कुल फुटबॉल के बीच में सेंटर है। आप ऐसा मानिए ये इसका हमने क्लोज एरिया ले लिया और ये बेटा मैंने ds वेक्टर ये मान लिया मैंने एरिया वेक्टर। एरिया का मुंह किधर की तरफ है? डायरेक्शन ये। ओके, समझ में आ रहा है? ये जो मैंने ड्रॉ की है ना ये सरफेस, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं इसे? गॉसियन सरफेस। एक्चुअल में ऐसी कोई सरफेस नहीं होती है, ये जस्ट हाइपोथेटिकल है, हमने अपने मन से ड्रॉ की है। हाइपोथेटिकल है, ये इमेजिनरी है, रियल में ये नहीं होती है। ये केवल हाइपोथेटिकल सरफेस है। यहां से यहां तक कि हमने इस सर्कल की रेडियस या स्फीयर की रेडियस कितनी मान ली? तो इसकी स्फीयर की रेडियस कितनी हो गई? r हो गई। ये गॉसियन सरफेस हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई और ये डायरेक्शन हो गई इस एरिया वेक्टर की। क्लियर हो गया? ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस किसी भी जगह इस पूरी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करूं तो कहीं भी कर सकता हूं मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट, किसी भी जगह। ओके, मैं मान लो इसी पॉइंट पर क्यों ना कर लूं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी
पॉइंट ऑफ सरफेस। किसी भी पॉइंट पे माने तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 1/4 पाई और Q/R, यही होता है। ओके, अब इसके बाद अब हम और आगे चलते हैं, आगे और चलते हैं तो डेफिनेशन क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन कहती है phi is equal to E ds। ठीक है भैया, नाउ phi बराबर, मैं इसको तोड़ देता हूं E ds cos थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 0 है, देख लो उधर, दोनों पैरेलल है ये भी और ये भी। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो क्या बन जाएगा बेटा ये phi बराबर E ds cos 0। तो कुल मिला के phi की वैल्यू आ गई क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E ds। ये गोला क्यों लगा रहा हूं, क्लोज सरफेस है इसलिए इंटीग्रेशन हुआ है। तो फाइनली हमारा phi बराबर कितना आ गया E ds। नाउ इधर देखिए phi बराबर, मैंने E को तो निकाल लिया बाहर, तो अंदर क्या लिख दिया बेटा ds एक छोटा सा सरफेस एरिया, हमें तो इंटीग्रेशन किया पूरी क्लोज सरफेस का, तो पूरी का सरफेस एरिया, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 pi r स्क्वायर, 4 pi r स्क्वायर। और E की वैल्यू हमारे पास ये है, तो यहां से हम E की वैल्यू भी रखते हैं, तो 1/4 pi Q अपॉन, ये तो हो गई E की वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो गई 4 pi r स्क्वायर। 4 से pi से r स्क्वायर से, तो phi बराबर कितना रह गया बताइए, प्रूव हुई या नहीं हुई, हेंस प्रूव। ओके, क्लियर हो गया। तो ये हमने आपकी गॉस लॉ प्रूव कर दी। ओके, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है स्टेट गॉस लॉ एंड प्रूव इट, उसको प्रूव भी करिए और उसको स्टेट भी करिए, उसका स्टेटमेंट दीजिए। क्लियर है? ओके, मैं साफ कर दूं इसे, ठीक है। और मैं आपको बता चुका हूं गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस है और कुछ नहीं है, बस हमें अपने आप ये मान लिए, इसी की हेल्प से हम अपना ये प्रूफ कर पा रहे हैं, किसको गॉस लॉ को अज्यूम कर लिए। हाइपोथेटिकल है, पहले ही बता दिया, हाइपोथेटिकल है, कुछ नहीं है, इमेजिनरी है बस। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, अगर मैं गॉस लॉ सबसे पहले हो गया स्टेटमेंट, मैंने आपको बता दिया, प्रूव कराई। अब अगर मैं अब गॉस लॉ से कूलॉम्स लॉ को प्रूव करूं तो कैसे करूंगा? कूलॉम्स लॉ आपने पढ़ी है शुरुआत में इस चैप्टर के यूनिट के, तो अब मैं अगर कूलॉम्स लॉ प्रूव करूं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ तो कैसे होगा ये पॉसिबल हो जाएगा? बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे बेटा, देखिए कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ओके, चलिए इसे भी प्रूव कर देते हैं। देखिए फिर से वो डायग्राम मैंने यहाँ से आपको साफ कर दिया, लेकिन जरूरी है उसे बनाना। ये प्लस क्यू चार्ज वाला वो पॉइंट है, और ये मैंने एक आपकी हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ की, ये आपका ई है, ये एक छोटा सरफेस एरिया है ये वाला, और यहाँ पे ये जो है वो ds क्या है, ये एरिया वेक्टर है, ये n कैप उसका यूनिट वेक्टर है, ये r रेडियस है, और ये आपकी क्या है गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। ओके, गॉसियन सरफेस बोल सकते हो आप इसे, ये गॉसियन सरफेस है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें तो प्रूफ करना है गॉस लॉ से क्या कूलॉम्स लॉ। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए भैया, हमें मालूम है, फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स।
इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फाई बराबर वो कहता है ई डी एस, ई डॉट डी एस, यानी फाई बराबर क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस कॉस थीटा, और थीटा तो दिया कितना है 0 है, तो कहानी कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है ई डी एस कॉस 0, तो ये लिख देता हूं मैं कॉस 0, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, कितना हो गया भैया ई डी एस। क्लियर हो गया यहां तक? एनी प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देता हूं, या फिर अभी और बढ़ा देते हैं। फाई बराबर ई को बाहर निकाल लिया और अंदर क्या रह गया ds, और बेटा फाई बराबर ई और ds की जगह 4 पाई r स्क्वायर लिख सकता हूं, अभी बताया मैंने। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ। तो गॉसेस लॉ क्या कहती है, फाई बराबर तो q अपॉन इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करें, इन दोनों को हम आमने सामने रखते हैं, तो e इंटू 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, तो क्या हो जाएगा e बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन r स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट पहले दिया r स्क्वायर को उधर, ये हो गया। अच्छा, जबकि हमें पता है f बराबर क्या होता है, f बराबर होता है e इंटू क्यू नॉट। कैसे, याद करो e बराबर f अपॉन क्यू नॉट पढ़ाया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था, यहीं से f की वैल्यू आ गई, तो f बराबर कितना हो जाएगा, e की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, और साथ में ही q नॉट, तो क्या बन गया अभी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन, ये कौन सी लॉ होती है, कूलॉम्स लॉ भाई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये q1 और ये q2 ये कौन सी होती है, कूलॉम्स लॉ होती है। तो बताओ प्रूव हुई या नहीं कूलॉम्स लॉ? यस सर। ओके ओके, इसे आप नोट करिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, वो अभी हम आपको अभी कराते हैं। आप